नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपी टीजीटी कमीशन 2025 के लिए जीके का पार्ट 77 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 77 का जो पहला क्वेश्चन है कि बिलासपुर राज्य के हिमाचल प्रदेश में विलय के बाद इसे नए जिले के तौर पर जोड़ा गया। इससे जिलों की संख्या बढ़कर कितनी हो गई? तो जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया तो हिमाचल प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी हो गई थी? तो आप सभी जानते हैं कि बिलासपुर को जब हिमाचल में मिलाया जाता है तो जिलों की संख्या उसके बाद 5 हो जाती है। अच्छा, बात हम पूरी तरह से यहाँ पे विस्तार से करते हैं। देखिए, जो अब क्वेश्चन है वो इसी पैटर्न पर पूछे जाएंगे। आपको क्वेश्चन वही है लेकिन घुमा फिरा के क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं। तो अगर बात करें हिमाचल प्रदेश के गठन की, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश का जब गठन होता है कब होता है? 15 अप्रैल 1948 को। अच्छा, ये तो बहुत ही नॉर्मल सी बात है। तो 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल का गठन होता है तो उस समय हिमाचल प्रदेश में 4 जिले थे। तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि हिमाचल के गठन के बाद हिमाचल में कितने जिले थे? 4 जिले थे। अच्छा, वो 4 जिले कौन कौन से थे? क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। तो 4 जिले जो थे वो थे आपके कौन कौन से? सिरमौर, मंडी, मासू और चंबा। SMMC, आपको ट्रिक याद रखनी है। SMMC जब हिमाचल का गठन 15 अप्रैल 1948 को होता है तो हिमाचल प्रदेश में 4 डिस्ट्रिक्ट होते हैं। आपका सिरमौर होता है, मंडी होता है, मासू होता है और आपका चंबा होता है। लेकिन बात इतनी ही नहीं, बात यहाँ पे ये भी पूछा जाता है जब हिमाचल का गठन होता है तो आपकी 30 पहाड़ी और आपकी शिमला की रियासतों के साथ, पंजाब और शिमला की जो 30 भूतपूर्व रियासतें जो होती है उनके साथ होता है। इस बात को आपने याद रखना है। और जब हिमाचल का गठन होता है तो हिमाचल का जो क्षेत्रफल उस समय होता है वो 27,169 वर्ग किलोमीटर होता है। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, ये सारी बातें आप बहुत बेहतर तरीके से समझ गए। हिमाचल के गठन के समय हिमाचल प्रदेश में 24 तहसीलें थी, ये भी आपको याद रखना है। 24 तहसीलें थी और 2 क्या थी? उप तहसीलें थी। अच्छा, ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि तहसीलें कितनी थी और उप तहसीलें कितनी थी। तो उप तहसीलें 2 थी और 24 क्या थी? आपकी तहसीलें थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात हो रही थी कि जब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर को मिलाया जाता है तो हिमाचल में बिलासपुर जो था वो मिलने वाला 5वां जिला था और हिमाचल में उसके बाद कितने जिले हो जाते हैं? 5 जिले हो जाते हैं। हम यहाँ पे बहुत डिटेल्स इसके बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपको बताना चाहूँ कि जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया और हिमाचल का 5वां जिला बनाया गया तो बिलासपुर के राजा उस समय कौन थे? लेकिन इसको पढ़ने से पहले अगर आप भी एसपी टीजीटी कमीशन की तैयारी कर रहे हो और आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो और आप भी जो है वो कोचिंग लेना चाहते हो तो जुड़िए हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे हैं आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। हमारी क्लासेस आपको 499 मंथ रहने वाली है और 5 से 6 टीचर आपको मेरे बैच में पढ़ाने वाले हैं। बहुत ही डिटेल में एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हो, लाइव प्लस रिकॉर्डेड का मतलब है कि आप रिकॉर्डेड क्लासेस को कभी भी और किसी भी समय देख सकते हैं। तो आप इस नंबर पर जुड़ सकते हैं 7876145409। देर ना कीजिए क्योंकि 600 से ज़्यादा बच्चे हमारे बैच में जुड़ चुके हैं। एक बार ज़रूर देखिए 499 देखकर भाई आपको फीलिंग जो है वो 15,000 वाले बैच में भी ऐसी नहीं आएगी जैसी 499 में आने वाली है। अच्छा, जब बिलासपुर को हिमाचल प्रदेश में मिलाया गया था तो बिलासपुर के जो राजा थे वो थे आनंद चंद। और ऐसा पीपीटी में वहाँ नहीं पढ़ाया जाएगा जैसे क्वेश्चन पेपर यहाँ पढ़ाए जा रहे हैं, वहाँ पर आपको क्लासेस पढ़ाई जाएगी और बहुत ही डिटेल से वो भी बोर्ड में पढ़ाई जाएगी एक एक क्लास। अच्छा, तो बिलासपुर के राजा उस समय आनंद चंद थे। जब हिमाचल प्रदेश में बिलासपुर का विलय किया जाता है उसको मिलाया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश को पारसी राज्य कब बनाया जाता है? तो गौड़ श्रेणी का राज्य इसको 1951 में बनाया जाता है, ये भी आपको पता चल गया। उसी प्रकार इसको यूटी बोले तो केंद्र शासित प्रदेश कब बनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश को केंद्र शासित प्रदेश का जो दर्जा है वो 1956 में मिलता है और 1956 में हिमाचल को केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है। अच्छा, ये तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में एक क्षेत्रीय परिषद बोले तो अंग्रेजी भाषा में टेरिटोरियल काउंसिल बनाई जाती है। तो हिमाचल में जो टेरिटोरियल काउंसिल है, आपकी क्षेत्रीय परिषद है, वो 1957 के आसपास किसकी अध्यक्षता में बनाई जाती है? ठाकुर करम सिंह। तो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में हिमाचल प्रदेश में क्या बनाई जाती है? आपकी टेरिटोरियल काउंसिल आपकी क्या बनाई जाती है? क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है। और हिमाचल प्रदेश का जो छठा जिला है वो किन्नौर बनता है। तो हिमाचल का छठा जिला कौन बनता है? आपका किन्नौर बनता है। और अगर बात की जाए किन्नौर जिले की तो किन्नौर को हिमाचल प्रदेश में 1 मई 1960 को
मिलाया जाता है। अच्छा, बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि जो टेरिटोरियल काउंसिल 1957 में बनाई थी उसको विधानसभा में कब बदल दिया जाता है। तो क्षेत्रीय परिषद जो ठाकुर करम सिंह की अध्यक्षता में बनाई थी उसको विधानसभा में बदल दिया जाता है कब, 1963 में। इस बात को भी आपने याद रखना है। तत्पश्चात एक विशाल हिमाचल का निर्माण होता है। तो विशाल हिमाचल का निर्माण 1 नवंबर 1966 को होता है, जब पंजाब के कुछ हिस्से को हिमाचल प्रदेश में मिला दिया जाता है। और इसके बाद हिमाचल प्रदेश का जो क्षेत्रफल है वो बढ़ जाता है और 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिलता है और ये भारत का 18वां राज्य बनता है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने वाला। तो इस क्वेश्चन से अब इतना ही पढ़ेंगे। अब चलते हैं एक अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज लोकेटेड इन कुल्लू डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में हिमाचल की कौन सी झील स्थित है। देखो, कुल्लू जिले की झीलें मैं 100 बार आपको बता चुका हूँ, मंडी जिले की बता चुका हूँ, तो एक बार देख ही लेते हैं कुल्लू जिले में कौन सी स्थित है। तो पहली ही झील जो सरियोलसर झील है वो आपके कहाँ पर है, कुल्लू जिले में है। और कुल्लू जिले में किस दर्रे के पास है, जलोड़ी दर्रा। पूछा जा सकता है कि कुल्लू जिले में जो जलोड़ी पास है, जलोड़ी दर्रा है, वहाँ पर कौन सी झील है। तो जलोड़ी दर्रे के पास आपकी सरियोलसर लेक है। अच्छा, कुल्लू में एक तो सरियोलसर लेक है। सरियोलसर के अलावा सर कुल्लू की आज सारी बता दीजिए। कुल्लू के अलावा सरियोलसर भी कुल्लू में है। इसके अलावा सरियोलसर के अलावा भृगु झील भी कहाँ पे आपकी कुल्लू में है। अब भृगु झील के अलावा आपकी मनतलाई झील जहाँ से पार्वती नदी जो है निकलती है, उसका उद्गम स्रोत है। मनतलाई के अलावा आपकी चंद्रनाहन झील, तो चंद्रनाहन तो शिमला में, श्रिंगटिंगू झील। तो श्रिंगटिंगू झील कहाँ है, ये भी आपके श्रिंगटिंगू झील भी कुल्लू में है। आपके भृगु झील ये कुल्लू में है, रोहतांग दर्रे के पास है। तो भृगु झील, सरियोलसर झील, मनतलाई झील और श्रिंगटिंगू झील और सरियोलसर झील, ये सारी की सारी कहाँ पे, कुल्लू में। अब ऑप्शन में आपको नज़र आ रहा होगा सूरजताल, ये तो बहुत आसान है भाई। सूरजताल की बात करें तो सूरजताल आपके कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है और इसको लेक ऑफ सन भी कहा जाता है। और लाहौल स्पीति की जो बारालाचा दर्रा के विपरीत भागा नदी का स्रोत जो है वो भी, भागा नदी कहाँ से निकलती है, सूरजताल झील से ही निकलती है। बात करें करेरी झील की, भाई करेरी झील बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कांगड़ा के धर्मशाला में है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कांगड़ा की धर्मशाला में है आपकी करेरी झील। एक कराली भी है। देखो कराली कहाँ पे है, तो कराली अलग है, कराली है शिमला में और करेरी है कांगड़ा में, यहाँ भी आपको हड़बड़ाना नहीं है। अच्छा, घड़ासरू झील बड़ी इंपॉर्टेंट है, घड़ासरू। अच्छा, घड़ासरू की बात कर रहे हैं सर, अगर घड़ासरू की बात करें तो घड़ासरू झील जो है आपकी कहाँ पर है, तो घड़ासरू झील की बात करो तो ये चंबा जिले के चुरहार तहसील में है। तो घड़ासरू झील चंबा जिले के चुरहार तहसील में, इस बात को आपने याद रखना है। तो इतनी हम इंपॉर्टेंट झीलों को यहाँ पे देख लेते हैं। हमने ऑप्शन वाली भी देख ली और दूसरी भी देख ली। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ेंगे कि पंजाब के नए क्षेत्र का जब इसमें 1966 में मिलने से पहले हिमाचल प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत की पहचान निम्नलिखित में से किस। जब पंजाब का कुछ एरिया 1966 में जब हिमाचल में मिलता है तो उससे पहले हिमाचल का जो भौगोलिक क्षेत्रफल अगर वर्तमान से देखा जाए तो कितना था, तो उस समय था मात्र 48.4%। देखो भाई उतना ज़्यादा नहीं था। देखिए आपको ये बात समझनी है और जो समझेगा उसको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा। अब विशाल हिमाचल 1966 में बनता है, लेकिन उससे पहले जो हिमाचल का क्षेत्रफल था वो 48.4% एरिया जो है वो कवर करता था। मतलब काफ़ी कम एरिया था भाई उस दौरान, 48.4% था। तो ऐसे क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, ये क्वेश्चन ट्रेंडिंग में है और ये क्वेश्चन आपको सारे के सारे याद रखना है। और अगर मैं बात करता हूँ जब पंजाब का कुछ हिस्सा हिमाचल में मिलाया जाता है, मतलब पंजाब का जब पुनर्गठन किया गया 1 नवंबर 1966 को, तो कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति, शिमला को उस समय हिमाचल में क्या कर दिया गया, शामिल कर दिया गया। इससे पहले जो आपके जो शिमला होता था, शिमला पंजाब के होशियारपुर और डलहौजी गुरदासपुर के मतलब कि क्या थे, पंजाब के भाग थे। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस प्रकार याद रखने हैं। तो 1966 में आपका कांगड़ा मिलाया, लाहौल स्पीति मिलाया, आपका शिमला मिलाया, मतलब सारी चीज़ें धीरे धीरे इन्होंने मिला दी। इसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कौन से भारत के निम्नलिखित राज्य के साथ हिमाचल प्रदेश की सीमा नहीं लगती। ये तो आपको आसानी से पता आता ही होगा कि यूपी की सीमा भी एसपी से लगती है, आपकी राजस्थान की बिल्कुल नहीं लगती। भाई राजस्थान तो बहुत दूर रह गया, हिमाचल यहाँ है, राजस्थान यहाँ पे है, तो राजस्थान के साथ नहीं लगती। उत्तराखंड के साथ ज़रूर लगती है, उत्तराखंड के साथ भी लगती, पंजाब में भी लगती है। अब बात करें इनकी दिशाओं की, बात कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा मैं ये हिमाचल बना रहा हूँ, ये हिमाचल तो नहीं बना पाए, लेकिन ऐसे ही मैं बोल रहा हूँ कि हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल के पश्चिम में है पंजाब, दक्षिण में है हरियाणा, देखो थोड़ी सी बाउंड्री लगती है आपकी यूपी के साथ, और उत्तराखंड है आपका
दक्षिण पूरब, कहाँ पे है? दक्षिण पूरब में है आपका उत्तराखंड। और आपका पूरब में, अगर पूरा पूरब बोले तो पूरब में तिब्बत है। और अगर बात करें आपकी कहाँ की, अगर बात करें आपकी उत्तर की, तो उत्तर में आपका यहाँ पे जम्मू कश्मीर देखने को मिलता है, हिमाचल के। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, लद्दाख भी जो है वो है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। यहाँ से हमने इन दोनों ही क्वेश्चन से हमने ज़्यादा डिटेल से नहीं पढ़ा, जितना पढ़ा वो बेहतरीन तरीके से पढ़ा। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किलाड़ स्थान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? आपको सारी हेडिंगें पढ़नी पड़ेगी। इन द हेडक्वार्टर ऑफ मलाना सब डिवीजन, क्या किलाड़ मलाना सब डिवीजन का हेडक्वार्टर है? ये तो बिल्कुल गलत है। अगला है ऑप्शन, दूसरा रहने देते हैं, तीसरा पढ़ते हैं। द इन द हेडक्वार्टर्स ऑफ निर्बंड, देखो निर्बंड का भी नहीं है। इन इज द हेड इट इज़ द हेडक्वार्टर्स ऑफ बंगाना सब डिवीजन, नहीं, इट इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ पांगी सब डिवीजन। जी हाँ, किलाड़ जो है वो क्या है? पांगी का मुख्यालय है। पांगी सब डिवीजन का क्या है? मुख्यालय है। इस बात को आपने याद रखना है। तो किलाड़ पांगी का मुख्यालय है। उसी प्रकार कुछ जिले हिमाचल प्रदेश के हैं जिनके मुख्यालय उनके नाम से नहीं है, जैसे कि सिरमौर का मुख्यालय कहाँ पर है? याद रखना है, नाहन। तो सिरमौर जिले का मुख्यालय कहाँ पर है? नाहन है। उसी प्रकार आपका धर्मशाला कहाँ का मुख्यालय है? तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका धर्मशाला है। लाहौल स्पीति जिले का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, वो कहाँ पर है? आपका केलोंग में है। कहाँ पे है? आपका केलोंग में। और उसी प्रकार आपके किन्नौर जिले का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? आपका रकांगपियो। क्या याद रखेंगे भैया? रकांगपियो में है। इस बात को आपने याद रखना है। सारी की सारी बातें ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन से हमने सारे के सारे मुख्यालय जान लिए जो कि हिमाचल के नहीं है। और पांगी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ये बहुत बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो पांगी का हेडक्वार्टर किलाड़ में है। इस बात को आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का कौन सा निम्नलिखित मंदिर पैगोडा शैली का नहीं है? अगर बात की जाए, पैगोडा शैली है और हिमाचल का वो कौन सा मंदिर है जो कि पैगोडा शैली में नहीं है? तो बात करते हैं आपकी हिडिंबा देवी टेम्पल की। सबसे पहले हिडिंबा देवी टेम्पल मैं आपको पढ़ाता हूँ। हिडिंबा देवी टेम्पल की बात करें तो ये आपका किस शैली में है? ये आपका पैगोडा शैली में है। तो ये तो यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये तो पैगोडा शैली में, हमको ढूंढना है कि कौन सा पैगोडा शैली में नहीं है। तो हिडिंबा देवी मंदिर भी पैगोडा में नहीं है। त्रिपुरा सुंदरी मंदिर भी आपका पैगोडा शैली में नहीं है। और आपका शुंगरा महेश्वरा टेम्पल भी यहाँ पे जो है वो शुंगरा महेश्वरा जो टेम्पल है वो भी आपका पैगोडा शैली में है। तो त्रिपुरा सुंदरी भी पैगोडा शैली में है, शुंगरा महेश्वरा भी पैगोडा में है और हिडिंबा भी कैसा है? आपका पैगोडा शैली में है। तो पैगोडा में कौन सा नहीं है? तो कामेश्वर महादेव टेम्पल। तो कामेश्वर महादेव टेम्पल जो है आपका वो क्या है? आपका पैगोडा शैली में नहीं है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये कामेश्वर टेम्पल जो है अगर पैगोडा में नहीं है तो किस शैली में है? तो ये डोम आर्किटेक्ट शैली में बना है, डोम शैली में बना है। तो सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कामेश्वर मंदिर किस शैली में बना है। और याद रखना हिमाचल के किस जिले में है? तो ये कमेंट बॉक्स में सभी लोगों ने मुझे बताना है कि हिमाचल के किस जिले में आपका कामेश्वर टेम्पल आता है। अच्छा, बात करें हिडिंबा टेम्पल के। हिडिंबा टेम्पल की बात करें तो हिडिंबा टेम्पल कुल्लू के मनाली ज़िले में है और हिडिंबा माता को डुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, अगर बात करें ये इसकी छत जो है वो पैगोडा शैली की है और ये पूर्ण रूप से लकड़ी का बना है। इस मंदिर को जो है वो 1553 में किसके द्वारा बनाया गया था? 1553 ईस्वी में राजा बहादुर सिंह के द्वारा इस मंदिर को, हिडिंबा देवी टेम्पल को बनाया गया था। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो याद रखना है 1553 में हिडिंबा देवी टेम्पल का निर्माण किसने किया है? राजा बहादुर सिंह ने किया है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है त्रिपुरा सुंदरी मंदिर कहाँ पर है? तो त्रिपुरा सुंदरी मंदिर की बात करें तो ये आपका नग्गर कुल्लू में है। कहाँ पे? आपका नग्गर कुल्लू में है। ये भी आपको याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज अगर बात करें कुल्लू के मंदिर की, जैसे कि बिजली महादेव मंदिर अभी चर्चा में चला हुआ है, वहाँ पे के लिए एक रोपवे बननी है तो बड़ा चर्चा में है। तो वो रोपवे के लिए यहाँ पे चर्चा में है। तो बिजली महादेव मंदिर कहाँ पर है? कुल्लू में है। इस बात को आपने याद रखना है। और ये जो है पेंट रूप आर्किटेक्ट शैली का बना है, दबी हुई छत शैली जिसको कहते हैं। तो बिजली महादेव मंदिर भी आपका कहाँ पर है? कुल्लू में है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बिजली महादेव मंदिर जहाँ पे हर वर्ष जो है वो बिजली गिरती है और बिजली को जो है वो बाद में जो है जब बिजली गिरती है तो वहाँ पे शिवलिंग पे बिजली गिरती है और जिसके कारण वो विखंडित हो जाता है शिवलिंग। और जिसके कारण जो है मंदिर का जो पुजारी है बाद में मक्खन से उसको जो है वो जोड़ देता है। इस बात को आपने, ऐसे यहाँ पे कुछ कथाएं हैं और ऐसा हर साल वहाँ पे होता भी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे ऐसा होता है। अच्छा, वैष्णो देवी मंदिर कुल्लू के दौलतपुर में है। ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक मंदिर और है त्रियुगी नारायण मंदिर। जैसे कि आपका त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है उसी प्रकार आपका त्रियुगी नारायण मंदिर है, ये दयार कुल्लू में है।
देखो ये ऐसे मंदिर आपको कोई बताने वाला नहीं है, मैं बहुत डिटेल से अंदर जाके आपको बताता हूँ। दयार कुल्लू में आपका त्रियोगी नारायण मंदिर है, आपका दखनी महादेव मंदिर, एक दखनी महादेवी मंदिर, दखनी महादेव मंदिर निरमंड में है। निरमंड कुल्लू में एक दखनी महादेव मंदिर भी है। और अगर बात करें आपकी जामलू देवता मंदिर की, तो जामलू देवता मंदिर ये मलाना गांव में है, और मलाना गांव में ही जामलू देवता या ऋषि जमदग्नि की पूजा भी होती है। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इन क्वेश्चन को जितना बेहतर तरीके से सुनोगे उतने बेहतर तरीके से ये क्वेश्चन आपके क्लियर होने वाले हैं। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल्लू के राजा की पहचान निम्नलिखित में से कीजिए जिसने रघुनाथ जी की मूर्ति प्रतिष्ठापित की थी। अगर बात करें कि वैसे कुल्लू के राजा जिनके द्वारा रघुनाथ जी की मूर्ति यहाँ पे प्रतिष्ठापित की गई थी कुल्लू में, और इन्होंने ही कुल्लू का दशहरा भी शुरू करवाया था। अच्छा, बात करें रघुनाथ जी की जो मूर्ति लाई थी वो राजा जगत सिंह के शासनकाल के दौरान लाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, रघुनाथ जी की मूर्ति अयोध्या से लाई थी, किसने लाई थी, कब लाई थी? तो 1653 में लाई थी। और किसने लाई थी? तो एक ब्राह्मण होते थे राजा दामोदर दास। तो राजा दामोदर दास के द्वारा ये रघुनाथ जी की मूर्ति कुल्लू से अयोध्या के लिए लाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, राजा जगत सिंह को एक मुगल बादशाह होते थे औरंगजेब। औरंगजेब ने क्या किया था? औरंगजेब ने कुल्लू के राजा जो है वो जगत सिंह को एक उपाधि दी थी, राजा की उपाधि। तो कुल्लू के किस राजा को राजा की उपाधि औरंगजेब के द्वारा दी गई थी? तो ये राजा जगत सिंह को दी गई थी। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि कुल्लू के वो कौन से राजा है जिसने अपनी राजधानी को नगर से सुल्तानपुर के लिए स्थानांतरित किया था? तो नगर से सुल्तानपुर 1660 में अपनी राजधानी बनाई थी, वो भी राजा जगत सिंह के द्वारा बनाई गई थी। और यहाँ पे विधि सिंह दिया है। विधि सिंह जो है वो इसका बेटा था, आपका जगत सिंह का बेटा था। और इसने भी जो है वो बहुत सारा विस्तार किया था कुल्लू रियासत का। कुल्लू रियासत की जो स्थापना है ये बहुत बार पूछी जाती है। ये की थी विहंग मणिपाल। याद रखना है, विहंग मणिपाल के द्वारा कुल्लू रियासत की स्थापना की गई थी। इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के किस निम्नलिखित जिले में क्यांग नृत्य प्रदर्शित किया जाता है? तो क्यांग नृत्य जो है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में प्रदर्शित किया जाता है, इस बात को आपने याद रखना है। तो क्यांग नृत्य जो प्रदर्शित किया जाता है वो आपके कहाँ पे किया जाता है? तो ये किया जाता है आपकी, तो क्यांग नृत्य आपको याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यांग नृत्य जो है वो आपके किन्नौर जिले में किया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्यांग नृत्य आपका किन्नौर में किया जाता है, लेकिन सर आप ये बताइए, सीधा सीधा क्वेश्चन जो परीक्षाओं में पूछा जाता है कि किन्नौर में और कौन कौन से डांसेज होता है? तो किन्नौर के अगर लोक नृत्य की बात करूं तो किन्नौर में आपका राक्षस नृत्य होता है जिसको छम कहते हैं। क्या कहते हैं? छम। छम या इसको छाम भी कहते हैं। उसी प्रकार आपका क्यांग किन्नौर में होता है। क्यांग के अलावा आपका आपका एक नृत्य और है वाक्यांग। वाक्यांग कहाँ होता है? वाक्यांग भी किन्नौर में होता है। आपका वाक्यांग के अलावा व्यांगछू, व्यांगछू नृत्य, तो व्यांगछू भी कहाँ होता है? किन्नौर में होता है। तो व्यांगछू हो गया, वाक्यांग हो गया, क्यांग हो गया, ये कहाँ पे होता है? किन्नौर में। अच्छा, जो क्यांग नृत्य होता है ना ये 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है जैसे सांप चलता है ना, सांप की चाल, जिसको बोलते हैं नाग क्यांग, क्यांग, नाग क्यांग। नाग क्यांग के अलावा होता है हैरी क्यांग। हैरी क्यांग भी जो तेज़ गति से यहाँ पे गीतों पे किया जाता है, हैरी क्यांग और एक शूना क्यांग। तो 3 प्रकार का क्यांग नृत्य होता है, नाग क्यांग, हैरी क्यांग, शूना क्यांग, तीनों याद रखने हैं। अच्छा, किन्नौर में ही त्योहारों के समय एक जातरू नृत्य किया जाता है, जातरू डांस, जातरू नृत्य। और एक और है, जातरू के अलावा एक है जापरो। कौन सा है? जापरो नृत्य। तो जापरो नृत्य किन्नौर की हंगरंग घाटी में किया जाता है, ये भी यहीं पर, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे के सारे आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा किस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? अगर बात करी लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा देखो बॉम्बे हो गया, मद्रास हो गया, कलकत्ता, ये तो इनके समय थे। लेकिन भैया दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना काफ़ी लेट हुई थी। ऑप्शन से ही आप आंसर को एलिमिनेट कर सकते हैं। मैं पिछले कल भी आपको एक चीज़ समझा चुका हूँ कि चीज़ों को अगर पकड़ना है तो ऑप्शन से ही पकड़ा जाता है। तो देखिए, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना तो काफ़ी लेट हुई है। दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना अगर आपको पता होती तो आप ऑप्शन से इस क्वेश्चन का आंसर पकड़ लेते। तो 1922 में दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई थी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाना था यहाँ पे। अच्छा, अगर बात करें आपके लॉर्ड डलहौजी की, तो इनका कार्यकाल जो था वो आपका 1848 से 1856 तक था। तो दिल्ली विश्वविद्यालय की तो स्थापना की तो बात बनती ही नहीं है इनके समय। तो ये ऑप्शन बी सही हो जाना था, बिल्कुल सही हो जाना था। अच्छा, अगर बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इनके द्वारा भारत में पहली रेलवे लाइन
कहाँ से कहाँ चलाई गई, आप सब लोग जानते हैं, बॉम्बे से ठाणे चलाई गई। तो बॉम्बे से ठाणे भारत में जो पहली रेलवे लाइन चलाई थी वो किसने चलाई थी, तो ये लॉर्ड डलहौजी के द्वारा चलाई गई थी। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बात करें लॉर्ड डलहौजी की, तो इनके द्वारा ही भारत में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, और अवध को इन्होंने जो है वो अपनी हड़प की नीति के तहत हड़प लिया था। झांसी को हड़पा था, आपके बहुत सारे राज्य इन्होंने हड़प की नीति के तहत ले लिए थे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत। जहाँ पे क्या होता था कि जो बच्चा है उसको गोद ले लिया जाता था। बच्चा अगर गोद लिए हुए बच्चों को जो है वो इसका दत्तक पुत्र नहीं माना जाता था, और उसका जो रियासत है उसको हड़प लिया जाता था, ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ही, लॉर्ड डलहौजी को ही PWD का जनक कहा जाता है। भारत में पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसको आप लोक सेवा आयोग बोलते हैं, इसके भी जनक लॉर्ड डलहौजी साहब है। उसी प्रकार ऑप्शन में है आपका, लॉर्ड डलहौजी के बारे में काफ़ी देख लिया। अगला क्वेश्चन है, सती प्रथा द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई थी। तो सती प्रथा किसके द्वारा गैर कानूनी घोषित की गई, तो सती प्रथा 1829 में गैर कानूनी घोषित की जाती है लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा। देखो, इनकी सहायता की थी भैया राजा राम मोहन राय ने, लेकिन उस समय जो इसको गैर कानूनी, जो कानून का जो हाथ था ना, वो तो अंग्रेजों का था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा इसको क्या किया गया था, गैर कानूनी घोषित किया गया था। इस बात को आपने याद रखना है। और याद रखना, अगर बात करें आपकी लॉर्ड विलियम बेंटिंग की, तो ये भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। तो भारत के पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ये भी आपको याद रखना है। और इनके द्वारा ही कलकत्ता में पहले मेडिकल, 1833 में कलकत्ता में क्या है, पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना। तो कलकत्ता में पहले मेडिकल कॉलेज की स्थापना किसने की, तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने ही की थी। इनके कार्यकाल के दौरान ही नरवली पर भी रोक लगाई गई। तो नरवली पर रोक जो है वो किसके कार्यकाल के दौरान लगाई, तो ये भी लॉर्ड विलियम बेंटिंग के कार्यकाल के दौरान ही लगाई गई। शिशु हत्या हो गई, कन्या हत्या हो गई, तो राजा राम मोहन राय और लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने इन पर बहुत ज़्यादा काम किया था। अच्छा, लॉर्ड रिपन यहाँ पे दिया है। लॉर्ड रिपन की बात करें तो इनको स्थानीय स्वशासन का पिता कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इनके शासनकाल के दौरान ही भारत में पहली बार नियमित जनगणना, नियमित बोले तो कंटिन्यूसली जो पॉपुलेशन सेंसस हुई थी, नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना किसके शासनकाल में भारत में सबसे पहले होती है, तो लॉर्ड रिपन के शासनकाल के समय होती है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आधुनिक भारत के नवजागरण के अग्रदूत जो है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इनके द्वारा 1828 में ब्रह्मा समाज की स्थापना की जाती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आज का अंतिम क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, तो वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्वेश्चन के आंसर जो है वो आपके ऑप्शंस में भी हो सकते हैं। तो बदरुद्दीन तैयब जी नहीं था, तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाना था। अगर बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। लेकिन अगर बात करें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष की, तो वो थे आपके WC बनर्जी। कौन थे, WC बनर्जी थे। और अगर बात करें पहले अंग्रेज अध्यक्ष की, या ईसाई अध्यक्ष या अंग्रेज अध्यक्ष एक ही बात होगी, तो वो थे आपके जॉर्ज यूल। कौन थे, जॉर्ज यूल। अगर बात करें मित्रों, आपके बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी आपके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 28 दिसंबर 1885। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है किसने स्थापना की थी, तो ये की थी A.O. ह्यूम साहब ने की थी। अच्छा, बात करें जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम ने की थी, तो इनके मन में विचार कहाँ आया था, तो ये आया था रैथनी केसल। तो रैथनी केसल शिमला में इनके मन में विचार आया। इसीलिए कभी कभार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस अंग्रेजी गवर्नर को शिमला का संत कहा जाता है। तो शिमला का जो संत है वो आपका लॉर्ड A.O. ह्यूम को कहा जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है तो कांग्रेस उस समय भारत के वॉयसरॉय होते थे लॉर्ड डफरिन। तो लॉर्ड डफरिन उस समय भारत के क्या थे, वॉयसरॉय थे। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपसे बहुत डिटेल में पूछा जाता है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि आप ये बताइए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष है एनी बेसेंट। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो वो है आपकी सरोजनी नायडू। कौन है आपकी, सरोजनी नायडू। इस बात को भी आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन आपसे ये भी पूछ लेता है कि आप ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्या वो कौन सा अधिवेशन है जिसमें महात्मा गांधी ने अध्यक्षता की। तो महात्मा गांधी के द्वारा एकमात्र कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता 1924 में वेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन, वेलगांव अधिवेशन, जो कि कर्नाटक में पड़ता है। वेलगांव अधिवेशन की 1924 में स्थापना की किसने, महात्मा गांधी ने।
ये भी आपको याद रखना है, और महात्मा गांधी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनके बारे में भी आपको याद रखना है। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट आपको डिटेल वाला कंटेंट अच्छा लगता है, आज मैंने कोशिश की थी कि ज़्यादा क्वेश्चन कवर कर सकूं, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में, आज डेप्थ में ज़्यादा नहीं गया। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। जय माँ मंगयाणी, हर हर महादेव, जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।